है कि जितनी सहजता से करेंगे उतना फायदा है। एक झटके में नहीं करनी है। जिनको आंखों में कैटरेक्ट हो, अगर ऑपरेशन हुआ हो तो वो भी नहीं करनी, अगर 3 महीने के बाद किया जा सकता है। लेफ्ट एंड राइट, स्लो मोमेंट में करेंगे, धीरे धीरे सहजता से। and 5 टाइम क्लॉकवाइज पूरे रोटेशन करेंगे। धीरे धीरे सहजता से। फाइव टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। जब इस अभ्यास को आप करते हैं तो पूरी तरह से मन मस्तिष्क में शीतलता आती है और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है। कहा जाता है हम लोग अपने ब्रेन का मात्र 6 से 7% ही यूज कर पाते हैं। Yes, anti-clockwise complete। अब अप एंड डाउन नेक को करेंगे सांसों के साथ। इनहेल कीजिए बैक साइड, एक्सहेल फ्रंट साइड। एक कॉमन योग का नियम है, कोई भी चीजें जब मुड़ेगी तो सांस छोड़ेंगे, जहां पे सीधा होगा वहां पे सांस लेंगे। सो इनहेल इन बैक, एक्सहेल इन फ्रंट। सांस को लेंगे, पीछे जाएंगे, मिडिल में आएंगे, फिर सांसों को फ्रंट में छोड़ देंगे। सो 5 टाइम्स। सहजता से, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। ब्रीदिंग डीप करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। जितनी गहरी से सांस लेंगे उतना अच्छा है। यस, लेफ्ट साइड घुमाएंगे। फ्रंट में एंड राइट साइड। एक बार सांस लेंगे, लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, और फिर मिडिल में जब आना है तो सांसों को छोड़ देना है। अभी भी गर्दन साइड में करने के भी कुछ लोग बस ऐसे पूरा झुकाव जहां तक जा सकता है, लेकिन आंखें बंद करके। पीछे में आंखें खोल क्यों रहे हो? तुम्हारा शरीर ये कोई लेके भाग नहीं रहा है। यस, अब गर्दन घुमाना है। अभी हमने गर्दन झुकाया था, घुमाना है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद।
Yes, stop, stop. Complete the round and stop. सहजता से दोनों हाथों को रब कीजिए। वैसे जितने लोग पहले से ही आंखें खोल लिए थे तो रब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लगा लीजिए। पर्पसली क्या है हाथों को रब करने का, कोई बता सकता है कि क्या पर्पस है, हाथों को क्यों रगड़ते हैं? क्या? हीट जनरेट करने के लिए। एक ये भी रीजन है कि हीट जनरेट करने के लिए, क्योंकि होती क्या है कि अगर आप आंखें बंद किए हुए हैं और बहुत टाइम से है, तो एक झटके से अगर रोशनी से कांटेक्ट होगा तो आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए सिंपल से टेम्परेचर में आने के लिए उसको आइस को हीट करते हैं। दो पर्पज होता है, मेडिटेशन और सिंपल आसन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त गर्म करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन का उद्देश्य क्या होता है? बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करना, सर्कुलेट करके उसको स्थिर कर देना। और आसन का पर्पज ये होता है कि कंटिन्यूस बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करना। तो जब हम आसन करेंगे तो हर अभ्यास के बाद हाथों को रब करना है, और जब मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे तो उस वक्त मेडिटेशन के बाद नहीं करने की जरूरत है। सो अगला अभ्यास शोल्डर रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर पे रखिए। यस, स्टार्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन। स्लो सांसों के साथ एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। फ्रंट में जब आपका दोनों कहीं सटे तो सांसों को छोड़ दीजिए और फिर उसी जगह सांस लीजिए। 5 टाइम्स। स्लो स्लो कीजिए। अभी भी कुछ लोग फास्ट कर रहे हैं। तेजी हर एक समस्या का समाधान नहीं है। योग में जितनी सहजता से अभ्यास की जाती है उसका उतना फायदा है। Yes, opposite side. चेहरे पे स्माइल है भाई, पीछे क्यों ऐसे चेहरे बना के रखे हो? मुस्कुराना है बट स्माइल के साथ मुस्कुराना है, इसमें हाँ। यस, डीप ब्रीथिंग के साथ, कि सांसों के तन्मयता के साथ थक गई। यस, हाथों को नीचे कर लीजिए। अगला अभ्यास है हाथ का करेंगे, मुष्टिका बंद। हाथों में अगर आपकी ताकत हो तो ही जान है। यस, स्टार्ट करेंगे। सांसों को खींच करके पूरी तरह से बंद कीजिए। यस, 10 टाइम्स। हाथ को भी दबा, अपने हाथ को दबाने में भी बस प्यार से ऐसे ले जाना है, टाइट से दबाना है। अंगूठा अंदर की ओर। यस, अप एंड डाउन। हैंड को अप एंड डाउन करेंगे, पंजे को। हवा जैसे करते हैं ना पंखा, उसी तरह से, लेकिन वो हवा आपको ही लगेगा। जिनको भी वज्रासन में दिक्कत हो रहा है वो सिंपल में बैठ जाएंगे। चेंज द पोस्चर। अगर दिक्कत है पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी बैठ सकते हैं सिंपल में। यस, कलाई रोटेशन।
आप देख रहे होंगे कि हम ऊपर से नीचे तक आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे आसनों से नीचे जा रहे हैं। क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। शरीर ढीला छोड़िए, शरीर टाइट मत रखिए। पीछे सेकेंड लाइन में अबे इतनी बाहर नहीं करने की जरूरत है यार, सामने रहेगा हाथ, पड़ोसी को हाथ नहीं मिलाना नहीं है जाकर के। यस, हाथों को नीचे कर लेंगे। अभी हमने कहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट किया था? पहले गर्दन का किया, उसके बाद शोल्डर का किया। अब क्या क्या करना है? पेट का करना है। तो पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जगह। यार हाँ इससे हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अभी जो एक्सरसाइज कराएंगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा। खाली वेट नहीं ठीक है पीछे रहिएगा। वाइट पीछे चले जाओ, उधर पूरा दड़ी खाली है, पीछे चले जाओ। पूरा दड़ी, इधर वाला सेकंड दड़ी खाली ही है। अभी जो खिंचाव तनाव आया है उसको थोड़ा सा रिलीज करनी है, इसके लिए उठाया है। अभी फिर से बैठाएंगे। यस, लंबी गहरी सांस लेंगे। फोर्सली सांसों को छोड़ना है, मुंह से छोड़नी है। लंबी गहरी सांस नॉस्ट्रिल से लीजिए, पूरी तरह सांसों को बाहर कीजिए। मुंह से बाहर कीजिए। अभी भी आंखें खुला हुआ है, यहाँ से दिख रहा है, स्टेज पे हैं तो यहाँ से नजर आ रहा है, अंदर चला जाएगा। यस, पूरी तरह से सांसों को बाहर कीजिए, मुंह से बाहर कीजिए। बॉडी को जब भी आप थकावट में हो, जब भी ऐसा लगे कि शरीर में खिंचाव तनाव हो रहा है, तो उसको दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि लंबी गहरी सांस लेना है, फोर्सली मुंह से बाहर निकालना है। फोर्सली बाहर कीजिए। आवाज आ ही नहीं रहा है भाई, मुंह से साउंड नहीं करना है, सांसों की आवाज हो। हाँ जैसे नहीं करना है। यस यस, सहसा से आंखें बंद करेंगे। अगले 10 मिनट तक। हेलो, पीछे सहसा से आंखें बंद। हथेली अपने कमर के पास रखिए। धम्मा पसंद लग रहा है। आसमान की ओर, कमर के पास रखनी है, नस कमर पे नहीं रखना है। जमीन पर रखिए, हथेली आसमान की ओर। कमर के पास रखना है, आसमान में नहीं देना है, कमर के पास जमीन पे। यस, सहसा से आंखें बंद। मेरी आवाज को सुनते रहना है। ऊपर पहुंच जाना। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करेंगे। सहसा से आंखें बंद। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तकिया दो रिश्ते। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांसों की गति पूरी तरह से सामान्य करेंगे। तकिया दे। अभी भी कुछ लोगों का हाथ जो है आसमान में है तो जमीन पे रख लें, उड़ना नहीं है। अभी पूरी तरह से सांसों को आहिस्ता आहिस्ता लेना, जितनी गहरी ले सकते हैं। सांस लंबी और गहरी हो। देखा मच्छर में घुस जा। So deep inhalation and exhalation. अभी भी कुछ लोगों का शरीर हिल रहा है और यहाँ से सर लोग भी देख रहे हैं, इसका शरीर हिल रहा है।
आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो पूरी तरह से शरीर को शांत कीजिए सहजता से। सर्दी हो जाए। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ना है। एक घंटा करवाइए सर उसका, नींद पूरा हो जाएगा। पूरी तरह से अपने शरीर पे ध्यान रखनी है, सहजता से सांसों का आना जाना एक सहज प्रक्रिया है, इसे सहजता से होने दीजिए। शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल ना हो, जीवन में शांति आए, इसी भाव से सांसों को गहरी लेना है, गहरी छोड़ना है। शरीर नहीं छोड़ना है। सहज पीछे जिनका भी पैर हिल रहा है वो पैरों को शांत करें। जीवन में आनंद तभी है जब आपके जीवन में शांति आए। उस शांति को अभ्यास सहजता से सांसों का आना जाना एक सहज प्रक्रिया है। बाहर के प्रति चेतनता तो रखनी है, लेकिन सांसों के लयबद्धता के साथ। सांसों को लयबद्ध करनी है। जब सांस लें 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग इन स्टमक ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को पेट में भरिए और सांस छोड़िए। इसमें तीनों ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले स्टमक ब्रीदिंग, पेट का अभ्यास सांसों से करना है। सो लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ध्यान ये रहे जब सांस आप लें तो आपका पेट बाहर, जब सांस छोड़े तो पेट अंदर। पूरी तन्मयता के साथ सांसों का अभ्यास। मृत शरीर और जीवित शरीर में सिर्फ यही अंतर है कि एक में सांस है और एक में सांस नहीं है। सांस है इसका मतलब आपके शरीर में गति है। सो डीप ब्रीदिंग, जितनी गहरी हो सांस उतना अच्छा। सहजता से सांसों का क्रम। स्टमक ब्रीदिंग के बाद चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। इसी में अगले अभ्यास में जब आप सांस लेंगे तो चेस्ट बाहर, जब सांस छोड़ेंगे तो चेस्ट अंदर। सो डीप ब्रीदिंग, सांस गहरी हो, लंबी हो। हंसना नहीं है, अभी हंसाएंगे भी, लेकिन अभी नहीं। सो गहरी चेस्ट ब्रीदिंग। अगर आप इन तीनों अभ्यासों को एक साथ करते हैं तो जीवन में, जिसको हम प्राण कहते हैं, जीवन शरीर की चेतनता को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो जितना प्राणवान होता है वह उतना ही कार्यशील होता है, जीवन में उतना ही वो समृद्धि को पाता है। तो अपने जीवन में समृद्धि पाएं, प्राणवान बने, उसका एक छोटा सा अभ्यास सहज क्रम से जो की जाती है। लंबी गहरी सांस लीजिए,
ध्यान अपने चेस्ट के ऊपर रखनी है। सो डीप चेस्ट ले लें। जितनी गहरी से सांस लें उतना अच्छा है। So deep inhalation and exhalation. Proper breathing and slowly. इसी में तीसरा अभ्यास को जोड़ना है, योगिक ब्रीथिंग। इसमें दोनों क्रियाओं को एक साथ की जा सकती है। पहले जब सांस को लेंगे तो पहले स्टमक में भरेंगे, उसके बाद चेस्ट में, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो पहले चेस्ट के सांस को खाली करेंगे, उसके बाद स्टमक के सांस को। तो पहली और दूसरी क्रिया दोनों जब एक साथ की जाती है तो उसे योगिक ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रखनी है कि इस अभ्यास में सोना नहीं है। कहता है जो सोता है वो खोता है। अभी खोना नहीं है हमें, ना ही सोना है। सांसों को लयबद्ध करनी है, शरीर में तन्मयता लाना है, जीवन में आनंद। जितना भी खुशी हैप्पीनेस मोमेंट है उसको रियलाइज करके सांसों के साथ शरीर में घोलना है। किसी भी एक हैप्पीनेस मोमेंट को याद कीजिए और उसको सांसों के साथ अपने शरीर में ले जाइए। महसूस कीजिए शरीर के हर एक अंग में सांस पहुंच रहा है। पूरे शरीर से खुशी जो है वो मिल रही है। So deep inhalation and exhalation, proper slow. So deep inhalation. यस, सहजता से बाईं करवट लेकर के आंखें बंदी रखनी है। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अपनी जगह पे बैठना है, बाईं करवट लेकर के उठ जाएंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। हाथों को फिर से रब करना है। नींद पूरा नहीं करना है। जब भी आप थक जाएं, कभी भी, अगर आप क्लास में और थकें, पीछे बेंच में जाइए, आराम से 2-4-5 मिनट शरीर पर अंगड़ाई ले लीजिए। कैसा लग रहा है अभी? जीवन में यही शांति चाहिए। पैसा सब कुछ है क्या? पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आप अगर पैसे वाले को भी देखेंगे तो वो भी बेचारा परेशान है। रीज़न है, कई ऐसी बीमारी है। सिंपल सा एक डायबिटीज है तो कुछ नहीं खा सकता, लेकिन पैसा बहुत है। खाना उसके पास कमी नहीं है, लेकिन एक अगर डायबिटीज हो गया तो सारे मिठाई स्टॉप। क्या उस पैसे की जरूरत है? इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। आवाज नहीं आई? आवाज होनी चाहिए। और कहा जाता है हमारे यहाँ तो मिशन में हम लोग ये भी कहते हैं, गायत्री परिवार के हम लोग हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय उसी का एक पार्ट है। कहा जाता है 21वीं सदी नारी सदी, मतलब 21वीं सदी जो है वो लड़कियों का सदी है।
गिर जाएगा फिर नहीं गिरेगा और रियलिटी यही है। अगर आप किसी में भी देखिए, मैट्रिक ले लीजिए, 12th में ले लीजिए, टॉप पोजीशंस पे ऑन एवरेज अगर रिजल्ट देखिए तो ज़्यादा उसी का है। यस या नो? वजह क्या है? इज अ मल्टी पर्सनैलिटी। उसके हर पार्ट्स में डिफरेंट रोल होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ें उनके पास सहनशीलता है, जो लड़कों के पास नहीं होती। इसमें मैं भी लड़का हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। सहनशीलता नहीं होती है, और सहनशीलता ही एक ऐसा गुण है जो बहुत ज़्यादा अंतर पैदा करता है। तो सहनशीलता के गुण को धारण करने के लिए क्या करनी चाहिए? डीप ब्रीथिंग। आपके जीवन में लयबद्ध जब आएगी तो सहनशीलता भी आएगा, और उसी का एक छोटा सा अभ्यास कराएगा तीनों ब्रीदिंग के साथ। पहला स्टमक ब्रीदिंग कराया, उसके बाद चेस्ट ब्रीदिंग कराया, उसके बाद योगिक ब्रीदिंग कराया। बस ध्यान इसमें थोड़ा सा रखना है कि जब आप सांस लेंगे, पहली बार जब स्टमक ब्रीदिंग करेंगे तो पूरी तरह से सांस को पेट में भरनी है, फिर सांस छोड़ेंगे तो पेट को पूरी तरह से चिपकाना है अंदर की ओर। फिर दूसरी बार जब सांस लेंगे चेस्ट ब्रीदिंग में तो डीप सांस लेना है, चेस्ट को बाहर करनी है, और फिर सांस छोड़ना है तो चेस्ट को अंदर करना है। और जब दोनों सांस लेंगे, दोनों क्रिया एक साथ कर देंगे। योगिक ब्रीदिंग में पहले पेट में सांस को भरेंगे, फिर चेस्ट में, फिर छोड़ते वक्त पहले चेस्ट के सांस को खाली करेंगे, फिर पेट के सांस को खाली करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है तालियों का। ताली कितने लोग मारते हैं और कैसे मारते हैं? ये जब हम लोग बचपन में थे तो स्क्वाट ताली सिखाते थे। स्क्वाट में जब हम लोग थे स्क्वाट ताली सिखाते थे। अभी हमने स्क्वाट की ताली मार दी। एक्यूपेशन विज्ञान ये कहता है कि संपूर्ण शरीर का जो अंग है वो सारे हाथों में है। अगर आपके पास योग के लिए टाइम नहीं है, 10 मिनट ब्रीदिंग के लिए टाइम नहीं है, 5 मिनट जिग-जैग एक्सरसाइज के लिए नहीं है, तो अगले 2-3 मिनट में क्या करें जो संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? अगर आपके पास 2 मिनट ही टाइम है और 2 मिनट में ही क्या करेंगे? तो ताली मारेंगे। और ताली मारेंगे तो स्क्वाट ताली वाली नहीं मारना है। मैंने भी क्या कहा? शरीर के संपूर्ण अंग जो होता है हाथों में होता है। तो क्या स्टॉक जो हम स्क्वाट ताली मारते हैं, क्या उसमें सारा हाथ टकराता है? क्योंकि आपके ऊपर वाला उंगली नहीं टकराता है, और एक हाथ का सिंगल हथेली ही टकराता है। और हम लोग खैनी तो खा नहीं रहे हैं, क्यों? यस सर। खैनी खा नहीं रहे तो खैनी को झाड़ना जरूरी तो है नहीं। सो ताली मारने का भी एक अपना बेनिफिट है, और इसमें कई शोध किया गया, छोटे बच्चों पे किया था कि ताली मारने के बाद क्या उसकी ब्रेन की मेमोरी बढ़ती है नहीं बढ़ती है। तो देखा ये गया कि जब वो 100 टाइम्स ताली मारते हैं, छोटे बच्चों को 100 टाइम्स मरवाते हैं, वैसे इसको बाद में देखें 600 बार मरना है, मतलब कम से कम 15 मिनट लगातार। अभी हम लोग 100 टाइम्स ही मारेंगे, क्योंकि चेहरा ऐसे 600 नाम सुन के ही डर गए, तो डरना नहीं। 100 टाइम्स क्लैपिंग, सभी उंगली एक साथ हो और तेज से हो। सो नाउ स्टार्ट इन 100 काउंट ताली मारना है। बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा यार। इनके तो ऐसा लग रहा है कि गुनगुना बजा रहे हो क्या? तेज से मारो।
ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस थाली को मारने का क्या फायदा है? आपके शरीर के तमाम अंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर इसको मान लो जैसे आपके पास टाइम नहीं है, तारासन में 5 बार करनी है तो 5 या 15 बार करने में तकरीबन 10 मिनट चाहिए, और 10 मिनट हमारे पास है नहीं, तो हल्का गुनगुना पानी पीना है और 2 से 3 मिनट लगातार मारना है, तो इजी वे में मोशन हो जाएगा। सारी बीमारियों की जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ, बीमारी की जड़ हाथ से नहीं होगा जी, पेट से होगा। और शुरुआत कहाँ से होती है उसका? हाथ से। शुरुआत कह रहा हूँ जीभ से। अगर देखा जाए तो सारी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट है, लेकिन शुरुआत बेचारा जीभ से होती है। तरह तरह के व्यंजन चाहिए और उन व्यंजनों का शरीर पे लाभ हो रहा है या फायदा हो रहा है कुछ भी नहीं पता, बट खाए जा रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई ये बता सकता है कि खाना कैसा होना चाहिए? हम जो आजकल खाना खा रहे हैं वो सही है क्या? खाना कैसा होना चाहिए? हेल्दी। अच्छा का परिभाषा क्या है? हेल्दी सर, हेल्दी एंड नहीं, अच्छा तो है, लेकिन अच्छा का परिभाषा क्या है? क्या है हेल्दी फूड में? क्या है? हमें नहीं पता हेल्दी फूड क्या होता है। लेकिन खाते हो क्या? ऐसा करते हो? सुबह देखो होती क्या है जनरली हमारा, अगर मोस्टली टाइम देखोगे तो सुबह से शाम तक पढ़ने के अलावा छाट दो तो सारा टाइम खाने पे ही जाता है। चाहे उसको बनाने की प्रिपरेशन में हो, लेकिन जाता है उसी पे। मोस्टली हमारा नज़र जो होती है वो खाना पे ही होता है, और जीवन का कहो अल्टीमेट उद्देश्य भी वही होता है लोगों का। हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? हम लोग खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? इसमें जितने लोग हैं वो उसमें मैक्सिमम बस समझ गए ना, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग हैं जो बस खाने के लिए जी रहे हैं साहब, चाहे वो कुछ भी हो। तो जीवन में खाना महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो और भी महत्वपूर्ण है। आम धारणा ये होती है कि सुबह का खाना कैसा होना चाहिए? सुबह का खाना कैसा लेना चाहिए? हल्का लेना चाहिए, भारी लेना चाहिए? और भारी। कितने लोगों को लगता है हल्का लेना चाहिए? हाथ उठाएंगे। सारे जो है बस। और उसके बाद दोपहर का भारी लेना चाहिए, और उससे रात में तो बस खा के सोना ही। क्यों भाई पीछे वाले, बस रात में खाना है तो बस यहाँ तक खा के सोना ही है? क्यों? देखो जनरली क्या होती है कि बीमार पड़ने का जो मुख्य रीजन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जितने लोगों को भी ये आम धारणाएं हैं कि सुबह का खाना हल्का होनी चाहिए, टोटली रॉन्ग। रीजन क्या है कि हमारे शरीर में सूर्य का स्थान कौन सा है? आप सभी जानते हैं सूर्य का स्थान कौन सा है? हे भगवान, नाभि। आप पेट छूते हैं तो गर्म रहता है ना। सूर्य का स्थान जो होता है वो नाभि होता है। और रामायण में अगर आपने देखा होगा तो रावण को तीर कहाँ पे मारता है? इसका मतलब है हमारा शरीर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? आँखों सब अपने जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो नाभि है। क्योंकि जितनी भी शरीर की पाचन क्रियाएं होती हैं सब उसी से संचालित होता है, और वो आपके शरीर का गलने को नियंत्रण करता है। तो जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं उसी के
के साथ हमारे नाभि में भी गर्मी का संचार होता है। कभी रात में देखा है पेट ठंडा रहता है? रात में कभी पेट गर्म होता है क्या? रात में गर्म नहीं होता है। जिसको फीवर होगा उसका गर्म होगा। वैसे जनरली धीरे धीरे ठंडा होते जाता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगर गर्म रहता है तो फिर उसको ठंडा पानी पिलाओ, ठीक है। तो होती क्या है कि जैसे ही खाना आपका बढ़ा तो सुबह का सूर्य का गर्मी जो होता है वो बहुत तेज होता है। आम धारणाएं होती है कि गर्मी कब तेज होता है? दोपहर में। लेकिन वास्तव में सूर्य की गर्मी दोपहर में नहीं होता है, जस्ट एक रिफ्लेक्शन है। क्योंकि आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सूर्य की कंटिन्यूस रेज जो पृथ्वी पर पड़ा, एक पृथ्वी का रिफ्लेक्शन प्लस उनका रिफ्लेक्शन, दोनों रिफ्लेक्शन बीच वाले को लगता है कि गर्मी है। लेकिन वास्तव में सूर्य की गर्मी जो होती है वो सबसे तेज सुबह होता है। अगर सूर्य भगवान का गर्मी सुबह में तेज है तो खाना भी सुबह में हैवी होनी चाहिए। आपको जितनी भी अच्छी चीज़ें खाना हो, अगर शाकाहारी खाते तो अच्छा चीज़ है, नहीं तो जो खाते वही सही, क्योंकि हम तो नहीं खाते हैं तो हम तो नहीं खाएंगे। तो जो खाते हैं उनके लिए भी, जो नहीं खाते उनके लिए भी सुबह में आप उस चीज़ों को खाइए, भरपेट खाइए। रीज़न क्या है कि जितनी देर तक वो आपके शरीर में रहेगा उतनी ज़्यादा आपका शरीर स्वस्थ होगा, उतनी ज़्यादा उनको पाचन में टाइम मिलेगा। तो सुबह का खाना जो होनी चाहिए वो हैवी होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे हल्का, और रात में कहा जाता है नहीं भी खाए तो चलेगा। अब इसमें भी क्या है कि कब खाना चाहिए? खाना तो खा ले, लेकिन कब खाना चाहिए? तो कहा जाता है, आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर कर लेनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मान लो पूर्ण रूप से 7 बजे सूर्योदय होता है, तो 8:30-9 बजे तक आप नाश्ता कर लीजिए। आयुर्वेद में नाश्ता वर्ड कहीं नहीं आया है, वहाँ पे भोजन वर्ड है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें भोजन वर्ड दिया है, नाश्ता वर्ड नहीं है। आप सुबह 8 से 9 बजे तक भोजन कर लीजिए। दोपहर में ठीक उसके 4-5 घंटे के बाद कम से कम 4 घंटे का गैप होनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या हैं, बकरी की तरह हो गए हैं। पता है हम लोग बकरी की तरह हो गए। बकरी मतलब उसके पास जब भी घास तो सब खाना चालू कर देंगे। यस या नो? मतलब हम लोग के पास जब मिल जाए ना तो बिल्कुल नहीं। बार बार खाने से, जितने भी लोग बार बार खाते हैं उसमें सबसे पहला लक्षण जो है वो मोटापा आएगा। पहला जो बार बार खाता है, दूसरा उसके अंदर गैस फॉर्मिंग ज़्यादा होगा, मतलब गैस उसकी बनेगी, एसिडिटी पेट में जलन रहेगा। ये सारे बार बार खाने के लक्षण हैं। हमें नियत समय पे खानी है और बार बार तो बिल्कुल नहीं खानी। एटलीस्ट 3 टाइम आप 24 घंटे में 3 बार ले लीजिए, 4 बार ले लीजिए। आजकल तो बाबू जब चले एक कुरकुरा ले लिया, एक बिस्किट ले लिया, एक ये ले लिया, नहीं हुआ तो कुछ चिप्स ले ली, मतलब जब मन था शरीर को देते रहो। तो उसको भी रेस्ट देना है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे, 4 घंटे के बाद ही खानी चाहिए। अब खाने में भी है कि कैसा खाना चाहिए। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, एक आयुर्वेद में एक सिंपल सा सूत्र आता है, दूध और दही से कोई भी बना चीज़ एक साथ नहीं खानी चाहिए। लेकिन हम लोग खाते हैं कि नहीं? अच्छा, दही के साथ कितने लोग कच्चा रसगुल्ला खाते हैं? सर पक्का पहले ही खाते हैं। दूध और दही से बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो अभी प्रचलन में वो मिक्स कल्चर, हर साथ मिक्स कर दो, है या नहीं है? और अभी तो मिक्स गाना भी चल रहा है, भक्ति संगीत को उठा करके कहाँ कहाँ कौन संगीत में डाल के पता भी नहीं। आज ही किसी ने एक व्हाट्सएप पे पोस्ट किया, कोई गाना भेजा, देखा नहीं कौन सा भेजा है, किसने ध्यान दिया। मतलब सर है भक्ति गाना, लेकिन अगर शुरुआत अगर उसका सुन लोगे तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि भक्ति है कि क्या है।
मतलब गाने के पूरे 2 मिनट के बाद पता चलता है कि साहब ये भक्ति गाना है। तो मिक्स किसी भी चीज के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए सही नहीं होती है। और भारतीय संस्कृति तो अपने आप में हर जगह की अपनी अपनी एक संस्कृति है, मिक्स नहीं है। हम लोग जीवन में भी इसी तरह से मिक्स करते हैं, और मिक्स का सबसे पहला स्टार्ट जो करते हैं वो भोजन से ही करते हैं। और आहार में कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा बने, जैसा खाया अन्न वैसा बने मन। अगर आप मिक्स भोजन करोगे तो आपका मन कैसा बनेगा? मिक्स बनेगा। और मिक्स मन से कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्य अगर प्राप्त करना है, टारगेट पूरा करना है, अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको एकाग्रता चाहिए ही चाहिए। और एकाग्रता की शुरुआत होती है आपके आहार से। एकाग्रता की शुरुआत आहार से होती है, और वो आपको खुद ही करना है। पता है, कहा यह जाता है, और रियलिटी भी यही है कि अगर एक स्त्री बीमार हो तो पूरा घर बीमार है। एक अगर पुरुष बीमार हो तो सिंगल वो अकेला बीमार है। आर्थिक दृष्टिकोण से हो सकता है थोड़ा बहुत कमी हो जाए, लेकिन बीमार वो अकेला ही रहेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को छोड़ना है। जैसे मैंने बताया कि दूध और दही से बना एक साथ नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का अपना अपना गुण अलग अलग है। दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है। एक में एसिड पाया जाता है, एक में प्रोटीन पाया जाता है। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा, तो तीसरा चीज बन जाएगा, और शरीर के लिए पूरी नुकसानदायक होता है। तो कभी भी खाने में दोनों को मिक्स नहीं करनी चाहिए। आप दूध के, कई लोग घी के साथ रायता खा लेते हैं, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दूसरा, खाने में हम लोग दिक्कतें कहाँ करते हैं? खाना हम लोग पका हुआ खाते हैं या गला हुआ खाते हैं? पका। आवाज नहीं आ रही है। और कितने को लगता है पका हुआ खा रहा है? बस तुम्हें ही लग रहा है पका हुआ, बाकी किसी को नहीं लग रहा पका हुआ खाते हैं। मतलब हम लोग कच्चा खाते हैं। जितने भी लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, और खासकर एल्युमिनियम वाला, बिल्कुल गला हुआ भोजन कर रहा है। क्योंकि 2 टेम्परेचर के बीच कोई भी चीज़ होगा तो गलेगा, या उसका मॉलिक्यूल जो है टूट जाएगा। जैसे गैस बना, नीचे से भी प्रेशर बना, ऊपर से भी प्रेशर बना, तो दाल क्या हुआ? टूट गया। तो हम गला हुआ भोजन करते हैं। अगर पका हुआ भोजन करना है तो कहीं ना कहीं हमें पुरानी संस्कृति में चलना पड़ेगा, फिर से वही अपनानी पड़ेगी। समझ में आ गया ना क्या अपनाना है? और खाने को हम लोग क्या करते हैं आजकल? तो एक और कल्चर है सर, आज बनाए 4 दिन तक खाते रहेंगे। बेचारा फ्रिज देवता है ये। क्यों? ये सारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि खाने में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सब्जी बनाया पूरा 2 दिन के लिए बना लिया। आलस्य का पहला लक्षण ये भी है कि फ्रिज आ गया तो आलस्य बढ़ गया। और जहाँ तक मेरे यहाँ बात करेंगे तो आज भी मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है। जब मैं जाता हूँ तो सब कुछ बंद, नहीं रहता हूँ तो पता नहीं घर पे क्या करते हैं। लेकिन अगर हूँ तो फिर सब बंद हो जाता है। ये फ्रिज का उपयोग किस लिए होता था? दवाई के लिए। ऐसी दवाई जिनको हम टेम्परेचर पे, 0 टेम्परेचर पे रखना है, उससे और भी निगेटिव टेम्परेचर पे रखनी है, उसके लिए फ्रिज बनाते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, आज सब्जी बनाया 4 दिन के लिए खिला रहा है। तो बिल्कुल फ्रिज का चीज़ें इस्तेमाल मत कीजिए। जहाँ तक हो उस पर अवॉइड कीजिए, और उसका खाना तो बिल्कुल नहीं। कहा जाता है अगर फ्रिज का खाने का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 45 मिनट उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। मतलब फ्रिज से निकालने के बाद 45 मिनट ही के बाद ही सर्व करनी है, खानी है। और उसको गर्म तो बिल्कुल नहीं करना दोबारा।
खाने में जितने भी लोगों को हम लोग कहते हैं ना कि इसका पेट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई, ये चीज़ें बढ़ गया, वजह क्या होता है कि पहला इस्तेमाल यहीं से होता है। रिसाइकलिंग अगर आप दोबारा करोगे तो नुकसानदायक है। और रिसाइकलिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं? खाना बनाया, तेल पूरा सा दिया, पकौड़ी बनाए और उस पकौड़ी वाले तेल को फिर से रख दिया।